अब इतना तो हर कोई कह रहा है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, और अगर ऐसा है तो बिकी हुई चीज के खरीदार भी होते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कराना चाहती थी क्योंकि वो कहती है फेक न्यूज को कम करने के लिए हमें करना था। कोई सरकार को जाकर बोले, उनका खुद का आईटी सेल सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाता है। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपसे वोट डलवाया जा रहा है, और आपको यह भ्रम है कि आपने अपनी मर्जी से वोट दिया। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज बनना, जनता के लिए आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना, यानी कि सरकार के लिए आवाज उठाओ और जनता को ब्रेन वॉश करो। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडियन मीडिया 142nd नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेबनान और अफगानिस्तान, जहां लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, वो भी इंडिया से आगे है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो बिना अपना ओपिनियन रखे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। उसके बाद लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आप ये समझिए। एक जर्नलिस्ट जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत सारी पॉलिसीज पे भी फर्क पड़ता है। तो एक जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सोच समझ के निकाले। स्टीव बैनन, जो कि एक्स स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने 2019 में एक बात कही थी कि रूलिंग गवर्नमेंट का जो एक्चुअल ऑपोजिशन होता है वो मीडिया होता है, और मीडिया से डील करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है। आप मीडिया में गार्बेज भर दीजिए और लोगों का ध्यान सिर्फ गार्बेज पे रहेगा, और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जोन फ्लडिंग एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। वो बहुत लो कॉस्ट है और उसके रिवॉर्ड्स बहुत हाई हैं। ऐसी टेक्निक का ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस है कि हम मेन इश्यूज के बारे में बात ही नहीं कर पाते। सुशांत सिंह राजपूत से कंगना रनौत के बारे में बात चली जाती है, और इस ब्रेकिंग न्यूज एनवायरनमेंट में हम एक सेंसेशनल हेडलाइन से दूसरी सेंसेशनल हेडलाइन तक चले जाते हैं, जहां हम इकोनॉमी और जॉब्स के बारे में बात ही नहीं कर पाते। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से जहाँ कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, हमारा भरोसा चले जाता है मीडिया के ऊपर से। लोगों को यह भ्रम होता है कि वो अपनी मर्जी से वोटिंग बूथ पे जाके अपनी फेवरेट पार्टी या कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, और जिस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने डिसाइड किया है कि आप जिस पार्टी या कैंडिडेट को वोट देंगे, अगर वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपसे वोट डलवाया जा रहा है, और आपको यह भ्रम है कि आपने अपनी मर्जी से वोट दिया। हमारे देश के 4 जाने माने टीवी न्यूज चैनल्स, जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज 18 इंडिया, आपने देखा होगा टीआरपी में हमेशा टॉप पर ही देखेंगे आपको। इन पे एक प्राइम टाइम डिबेट होती है हर शाम को, जिसमें एक मुद्दा उठाकर डिबेट करते हैं। एक एनालिसिस दिखाना चाहूंगा मैं आपको इनकी डिबेट्स की। जी न्यूज में जो डिबेट्स होती हैं उसे ताल ठोक के कहते हैं। पिछली 50 डिबेट्स में जी न्यूज पर 12 डिबेट्स में इन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया, 19 डिबेट्स में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया, 13 डिबेट्स में मोदी की तारीफ करी, 4 में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, 1 में पीएमसी बैंक स्कैम का मुद्दा उठाया और 1 में बिहार फ्लड्स की बात करी। तो एनालिसिस देख के आपको दिखेगा यहां पर कि 50 डिबेट्स में से सिर्फ 2 में इन्होंने काम की बात करी है, जो एक्चुअली इश्यूज हैं जिससे जनता को फर्क पड़ता है, उन मुद्दों को यहां पर उठाया। आगे देखिए, इंडिया टीवी न्यूज पे जो डिबेट होती है उसे कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है। पिछली 53 डिबेट्स में से इन्होंने 30 में पाकिस्तान को अटैक किया, 11 में ऑपोजिशन को अटैक किया, 11 में मोदी की तारीफ करी और 1 में चंद्रयान मून मिशन की बात करी। तो 53 में से सिर्फ 1 में काम का मुद्दा उठा। न्यूज 18 पे जो डिबेट होती है उसे माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन करते हैं। इन डिबेट्स में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। 18 में पाकिस्तान को अटैक, ऑपोजिशन को में 25, 7 में मोदी की तारीफ, 5 में राम मंदिर का मुद्दा उठा। तो 0 डिबेट्स में अमीश देवगन ने एक काम का मुद्दा उठाया एक भी बारी। और आज तक में रोहित सरदाना डिबेट कंडक्ट करते हैं, वहां भी यही कहानी है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर है। पिछली 44 डिबेट्स में से 4 में इन्होंने काम के मुद्दे उठाए हैं। लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो हर जगह वही कहानी देखने को मिलती है इन सारे टॉप न्यूज चैनल्स में। इन्हें पाकिस्तान में ज्यादा दिलचस्पी है एज कंपेयर टू इंडिया में जो हो रहा है उससे। आउट ऑफ 202 डिबेट्स सिर्फ 2 डिबेट्स काम की हुई हैं, और इनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग रखते हैं लोग। ये पीओके वापस दे दे इमरान, मेरे राम वर्सेस तेरे राम, मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीर हरण, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मोदी के 100 दिन वर्सेस विपक्ष के बुरे दिन, मंगल भवन अमंगल हारी, राम मंदिर की करो तैयारी। पिछले 30 दिन में ये एनालिसिस किया गया था। तो पिछले 30 दिन में आप सोचकर देखिए क्या क्या नए मुद्दे उठे थे जो एक्चुअली में काम के थे। हंगर इंडेक्स सामने आया था जिसने बताया था कि इंडिया में कितनी भूखमरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सामने आई थी जिसने बताया था कि हरियाणा में बाकी स्टेट से कंपेयर करके इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और हरियाणा में तो इलेक्शंस भी थे। लेकिन क्या यह मुद्दा उठाया इन न्यूज चैनल्स ने? नहीं उठाया। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज बनना, जनता के लिए आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना, यानी कि सरकार के लिए आवाज उठाओ और जनता को ब्रेन वॉश करो। उन जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है जो एक्चुअली में जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता की आवाज बनते हैं। सितंबर 2019 उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में जर्नलिस्ट ने दिखाया कि कैसे स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के तौर पर रोटियां दी जा रही है नमक के साथ, यानी ढंग का खाना नहीं खिलाया जा रहा है। तो रिस्पॉन्स में क्या किया, पुलिस ने जर्नलिस्ट पर ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा के बुक कर दिया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जर्नलिस्ट पर कार्रवाई करी जाएगी। मतलब ये नहीं कि स्कूल ठीक करो, जिसने मुद्दा उठाया है उसी के ही पीछे पड़ जाओ। यहां पर जून 2019 एक जर्नलिस्ट ट्रेन डीरेलमेंट को लेकर स्टोरी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, उसके ऊपर यूरिनेट किया गया, लॉकअप में रखा गया और उसे
मारा पीटा गया लॉकअप में रखकर, बस इसलिए क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे थे कि कैसे ट्रेन डीरेलमेंट्स होती हैं। तो ये सच्चाई है दोस्तों आज के दिन की हमारे देश में। सरकार ने एक जबरदस्त कंट्रोल जमा लिया है मीडिया के ऊपर, स्पेशली टीवी मीडिया के ऊपर। इंडिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जरूर हुए हैं, जैसे कि अप्रैल 2019 में बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रेडिट, टेलीग्राम और साउंड क्लाउड जैसी वेबसाइट्स को रैंडमली ब्लॉक करने लगे, बिना कुछ बताए, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए इन्होंने अचानक से ब्लॉक कर दिए वेबसाइट्स। रीजन पूछा गया, कोई रीजन नहीं बताया गया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने अनब्लॉक भी कर दी। जून 2019 हमारी सरकार ने व्हाट्सएप को कहा कि व्हाट्सएप अपने मैसेजेस को ट्रेसेबल बना दे, जिससे कि पता लग जाए कि ओरिजिनली कोई मैसेज फॉरवर्ड किया गया तो किसने किया है। यहां पर ऑब्वियसली व्हाट्सएप ने मना कर दिया करने से, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है व्हाट्सएप में। अभी कोई भी मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता व्हाट्सएप में, कोई बाहर की कंपनी या फिर व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता इन मैसेजेस को। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कराना चाहती थी, क्योंकि वो कहती है फेक न्यूज को कम करने के लिए हमें करना था। कोई सरकार को जाकर बोले, उनका खुद का आईटी सेल सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाता है और फेक न्यूज का रीजन दे रही है यहां पर। ये कर लेने से सरकार को एक्चुअली में क्या बेनिफिट होता है? ये जो जर्नलिस्ट हैं जो मिड डे मील स्कैम जैसे एक्सपोज कर रहे हैं, इनको पकड़ना आसान हो जाता। सरकार के खिलाफ अगर कोई लिख रहा है, सरकार को सवाल अगर कोई कर रहा है, तो उन लोगों को पकड़ना आसान हो जाता है सरकार के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन मीडिया के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अगर मैं यूके की बात करूं तो वहां पे ऑफकॉम है, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन। यूएस में एफसीसी है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, थैंक्स टू ट्राई, जो कि हर 3 महीने 6 महीने में ट्राई करता है कि कंप्लेन कमीशन ऑफ प्रेस आए। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ऐसा हो नहीं पाया है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पर्पसली कोई भी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ये कमीशन आए। बस एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन बना रखा है, जो ये न्यूज़ चैनल वालों ने खुद ही बना रखी है। इनकी हायर अथॉरिटी भी यही न्यूज़ चैनल वाले ही हैं। मतलब कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी कंप्लेन लेके आप उसी के पास जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक जोक है। अब इतना तो हर कोई कह रहा है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, और अगर ऐसा है तो बिकी हुई चीज़ के खरीदार भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो गवर्नमेंट जीती है खाली उसी के पास पैसा है। पैसा तो जो हारी है उसके पास भी है, पैसा तो हर पार्टी के पास है। और अगर ऐसा होता तो हर चैनल पे अलग अलग प्रोपेगेंडा चल रहे होते। लेकिन आप नोटिस करोगे कि जो भी प्रोपेगेंडा होता है वो कॉमन रहता है हर चैनल पे। तो इसके पीछे भी रीज़न है, ये इतना सिंपल नहीं है। अब इसमें पहला आता है मीडिया कंसोलिडेशन। इसमें कुछ चुनिंदा लोग एक पर्टिकुलर कंट्री के मीडिया को टेक ओवर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आपको इंडिया में कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके नाम पता करने हैं तो www.rsf.org, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सालों तक रिसर्च करी और अलग अलग कंट्रीज़ में जो मीडिया हाउसेज हैं उनको कौन टेक ओवर कर रहा है उनके नाम इसने रिवील किए। एक रीसेंट स्टडी ने दिखाया कि वो इन्फ्लुएंसर्स जो ज़्यादा पोलराइज कंटेंट ट्वीट करते हैं उनके पॉपुलर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप खुद सोचिए, अगर आप ये ट्वीट करते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के लिए अच्छी है, तो ज़्यादा लोग उस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत बोरिंग इशू है। पर अगर आप ये ट्वीट करेंगे कि फैसिज्म हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, तो उस ट्वीट को बहुत सारे रीट्वीट्स मिलेंगे, उन लोगों से जो आपको सपोर्ट देते हैं और उन लोगों से भी जो आपको अपोज करते हैं क्योंकि वो अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं। लोगों का अटेंशन पाने के लिए एक्सट्रीम ओपिनियंस के अलावा आप फेक न्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को तो फिगर आउट कर लिया है न्यूज़ चैनल्स ने कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में बात नहीं करनी। लेकिन इसमें भी कंपटीशन है, सारे ही चैनल ऐसा कर रहे हैं, तो बात आके फंस जाती है टीआरपी पे। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, अगस्त की, तो टीआरपी में जो एंटरटेनमेंट में जो चैनल सबसे ऊपर है वो है स्टार उत्सव, उसके 12 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन है। और न्यूज़ चैनल की अगर मैं बात करूँ तो रिपब्लिक भारत, उसके 3 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन है। मतलब एक एंटरटेनमेंट चैनल के 4 गुना ज़्यादा इंप्रेशन है न्यूज़ चैनल के कंपैरेटिवली। तो इस चीज़ को न्यूज़ चैनल्स ने समझ लिया है कि उनको अपना कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनका भी हाल डीडी न्यूज़ जैसा होगा। फेक न्यूज़ में मसाला होता है, एंटरटेनमेंट होता है, लोग रुक के उसको सुनना चाहते हैं। विश कन्या, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, अभी रिसेंटली हमारे इंडिया टीवी ने बताया कि हिमेश रेशमिया को एलियन उठा के ले जाएगा। बाहर की कंट्रीज़ में सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको क्लियर करती है, और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और लोग आगे सोशल मीडिया पे उसको क्लियर कर सकते हैं। इस समय महाराष्ट्र के अंदर इतनी सारी न्यूज़ चल रही हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर 2761 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। उनको नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है। आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि हाँ उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उनको एक्चुअल इंसाफ तभी मिलेगा जब लोगों तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर आपको लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन सही हो जाएंगी, तो इट्स अ मिथ। चाहे पहले की गवर्नमेंट हो या करंट गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट हो, मीडिया को ये लोग एक ही तरीके से मैनेज करते हैं। और ये सब मैं कोई फिलोसफी नहीं बोल रहा हूँ या अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, इन सब के प्रूफ अवेलेबल हैं। कोबरा पोस्ट ने 36 न्यूज़ चैनल्स के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया और उन्हें पैसे ऑफर किए और भड़काऊ न्यूज़ चलाने के लिए ऑफर किया। ये सारे न्यूज़ चैनल एग्री हो गए और ये सारी जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। रिपब्लिक भारत की नेटवर्थ 1200 करोड़ है और अर्नब गोस्वामी उसमें 80 से 85% के शेयर होल्डर है। तो कई सौ करोड़ों के आदमी है वो। ऐसा नहीं है कि वो क्लूलेस है, उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। 3 महीने से नेपोटिज्म की वकालत कर रहे हैं और अपने खुद के चैनल में अपनी वाइफ को न्यूज़ प्रोडक्शन में और एडिटर्स हेड बना रखा है, जबकि उनको तो जो सबसे बेस्ट और कैपेबल एडिटर है वो रखना चाहिए था। लेकिन इनको कॉन्फिडेंस इतना है लोगों के ऊपर कि सबको बेवकूफ़ समझते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सारा न्यूज़ चैनल खराब है, जो रियल जर्नलिज्म है वो खुद कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एनडीटीवी की बात करूं तो 2010 में ये खुद भी एक्सपोज हो गए थे। 2010 में जब नीरा राडिया केस के टेप्स लीक हुए थे, उसमें नीरा राडिया बरखा दत्त को समझा रही है कि अगले कॉलम में किस नेता को ऊपर रखना है, किस नेता को नीचे रखना है। पूरी सौदेबाजी चल रही है। तो आप इसके भी टेप जाके एक बार यूट्यूब पे सुनिएगा जरूर। काम सारे न्यूज़ चैनल एक ही जैसा कर रहे हैं, बस इन्होंने गुट अलग अलग पकड़ रखे हैं।
अब इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? पहला, जो भी आप डेली बेसिस पे न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो अवॉइड करिए ऐसे सोर्सेज से जो सिर्फ और सिर्फ एड्स पे बेस्ड है। इसमें आप ऑल्टरनेटिव मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सर्च करिएगा गूगल पे, तो आप ऑल्टरनेटिव मीडिया डालेंगे तो सारे चैनल आ जाएंगे। ये लोग डोनेशन लेते हैं और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको न्यूज़ देते हैं। लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी फेक न्यूज़ है या फिर कोई प्रोपेगेंडा है तो उस पर आंख बंद करके यकीन मत कर लीजिए। इनफैक्ट ये जो वीडियो भी है, इसके जितने भी सोर्सेज हैं वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको रीड करके वैलिडेट करिएगा, उसके बाद ही किसी बात पे यकीन करिएगा। दूसरी चीज़, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस मीडिया हाउस को सपोर्ट करते हैं, उसमें दखल देना मेरा काम नहीं। आप इससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस किया है, आपने हिंदू मुस्लिम किया है, एनडीटीवी रिपब्लिक किया है, और आप आने वाले 10 साल तक भी करते रहिए। और अगर आपका 1 रुपए का भी फायदा हो जाए तो आप मुझे आके बता दीजिएगा। आपका फायदा तभी होगा जब आप मुद्दों पे बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी फीस ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। वो 10 साल पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं हो रही है और आगे भी नहीं होगी अगर आप अपने मुद्दों पे नहीं खड़े होंगे। सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई इसलिए मिली क्योंकि हम लोगों ने स्टैंड लिया, और ऐसे ही स्टैंड हमें अपने मुद्दों पे लेना है। ऐसे माहौल में जब पूरा मीडिया इकोसिस्टम हमारे अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हमें दिखाते क्या है, पर हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं। इसलिए डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए हमें अपने इमोशन से नहीं बल्कि रीजन से रिएक्ट करना चाहिए। डेमोक्रेसी ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ सिटीजन से बहुत डिमांड करी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल में एक वोट देंगे पर आपकी ड्यूटी हो गई, बल्कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट वर्क। आपको कॉन्स्टेंटली अपने लीडर्स को अकाउंटेबल रखना होता है और वो क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं। और ये हम सभी के लिए एक चैलेंज है कि चाहे मीडिया किसी भी इशू के बारे में बात करती रहे, हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को उन इश्यूज पर अकाउंटेबल रखना चाहिए जो हमारे लिए मैटर करते हैं, ना कि उन इश्यूज के लिए जो हमें दिखाए जा रहे हैं।